हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यूर्क। आपका इस चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, वर्कशीट नंबर है 19 और तिथि है 24/9/2021। कक्षा 7th की वर्कशीट है। ओके, तो यहाँ पे वायु के बारे में दिए गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फुटेज में यहाँ पे वायु के बारे में मतलब फुटेज थोड़ी बहुत पिक्चर्स दी गई हैं जो पवनें चलती हैं, वायु चलती है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है यह सब पवन के कारण होता है? हाँ, ये हम रोजाना ही महसूस करते हैं ऐसा तो। ठीक है, अब पवन क्या है देखते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मतलब उच्च दाब क्षेत्र से जो निम्न दाब क्षेत्र में जो वायु बहती, मतलब वायु की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीजों को उड़ा ले जाती है। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों की भी उखाड़ फेंकती है। अब स्थायी पवनें, पवने की टाइप से, तो स्थायी पवनें क्या होती हैं? यहाँ पे पवन के टाइप्स हैं, पवनों के टाइप्स। तो स्थायी पवनें होती हैं ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। और उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ठीक है, और स्थायी पवनें क्या होती हैं? मतलब ये पवनें जो होती है किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थायी पवनें होती हैं। ठीक है, अब थर्ड जो इसका टाइप है ये है मौसमी और सामयिक पवनें। तो इसको क्या कहते हैं? ये पवनें विभिन्न वस्तुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायरेक्शन बताती है यहाँ पे, तो ये जो हम देखा होगा कई सारे व्हीकल्स में भी लगे होते हैं। तो देखते हैं इसे, वात दीर्घदर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप सिंपली इसके आगे देखते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। तो इसे पूरा रीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो रीड करते हैं, ध्यान सुनते जाना। ठीक है, वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है वायु हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। भूमध्य रेखीय निर्मदाब डोलड्रम यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। ठीक है, अब है उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश। इसे क्या कहते हैं? तो यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्ध में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। ठीक है, अब है अर्धो ध्रुवीय निम्न दाब है। तो यहाँ पे दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण में आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती है, जिससे कि यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है।
अब है लास्ट है ध्रुवीय उच्च दाब। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच रहती है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं और गतिविधि दी गई है तो देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक फिगर जो है यहाँ पे बनाया गया है। देखो, सबसे ऊपर जो होता है उच्च दाब होती है, सबसे नीचे भी उच्च दाब। ठीक है, बीच में क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य निम्न दाब होती है। ठीक है, उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब होती है, फिर उसके बाद अधोध्रुवीय निम्न दाब होती है, फिर उस भूमध्य निम्न दाब के ऊपर जो होती है उच्च, मतलब दोनों दोनों तरफ सेम ही होती है। ठीक है, वो जो होते हैं। ठीक है, और ये जो इसको इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री पे होती है जो, और 20 डिग्री 5 पे होती है वो, उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो पार्ट से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं तो इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, पवन को परिभाषित करें। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे उत्तर, वो उच्च दाब क्षेत्र में से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है मिलान करें पवन के प्रकार। ठीक है, तो स्थायी पवन को मिलान करें किसमें, व्यापारिक पवन में, पवने में। ठीक है, स्थानीय पवन को, ये स्थायी पवन था, ये स्थानीय पवन को करेंगे लू से, और मौसमी पवन को किससे करेंगे, मानसूनी पवन से। ठीक है, लास्ट गतिविधि, अपनी पुस्तक से 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में से उठने वाली चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तिहाई तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। ठीक है, 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही और इसके कारण इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अन्य औद्योगिक भवनों तथा घरों की छतों भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें भी कट गई। क्या था, 3 दिनों तक लगातार वर्षा हुई। वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। ज्वारीय तरंगों स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। खरी धान फसलें, फल, सब्जी आदि अन्य चीज़ें नष्ट हो गई। ठीक है, तो आज की हमारी एसएसटी की वर्कशीट थी जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है।